अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आज के इस वीडियो में हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेड प्रश्न लाए हैं। जी हाँ, सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको सरकारी कॉलेज दिलाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 30 ऐसे क्वेश्चंस जो है साइंस के क्वेश्चंस जो है सोशल साइंस के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप उस 30 क्वेश्चन में से अगर आप 25-26 भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी इस समय बहुत ही बेस्ट चल रही है। आपको अपनी तैयारी को देखने का एक यहाँ पर मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं बिना टाइम पास किए हुए। 30 क्वेश्चन है, अगर आप 30 में से 25-26 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका सरकारी कॉलेज जो आपको सुनिश्चित हो जाएगा। आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड जब भी एंट्रेंस एग्जाम लेती है, कोई भी एग्जाम लेती है तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो कि या तो पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि आप लोग देख सकते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह मतलब कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए या फिर दूरदर्शन के लिए। तो आपको हम बता दें कि दूर संवेदी उपग्रह का जो उपयोग जो यहाँ पर किया जाता है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग जो किया जाता है यहाँ पर मौसम विज्ञान को जानने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी आपको दिखाते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील जो है नगर है। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर भूकंप का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा रहता है। ऑप्शन ए में दिया गया आपको देहरादून, बी में दिया गया रांची, सी में दिया गया हैदराबाद और डी में दिया गया चेन्नई। आपको इस तरह के प्रश्न को आपको देखते ही आपको आंसर लगा देना है। अगर आपकी तैयारी बेस्ट चल रही होगी तो आपने यहाँ पर आंसर जो आपने ए ठोक दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच जो लेकर के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो होने वाला है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो जैसे ही पिछड़ा राज्य आता है वैसे ही हमारे दिमाग में अपना बिहार जो है घूम बैठता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सभी चीजों में ये बिहार जो भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। मतलब वित्तीय वर्ष का जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या फिर 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो आप सभी लोग बखूबी पढ़े होंगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है वो भारत का वित्तीय वर्ष का होता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष का होता है। इसमें हिसाब जो होता है उसमें दिया जाता है पूरा देश का अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक का जो इसमें हिसाब सब होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था के लिए जो अनुरूप नहीं है, यानी कि लोकतांत्रिक मतलब कि डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर सही नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या फिर बहुसंख्यकों का शासन। तो आप लोग देख सकते हैं कि कानून में समक्ष समानता होती है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव किया ही जाता है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी होती है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अगर ज्यादा है तो वो किसी पर राज करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जनता चुनेगी वही राज करेगा और वही आप पे शासन करेगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नागरिकों की उदासीनता पर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर क्या लोकतंत्र की सफलता निर्भर करेगी? कभी नहीं करेगी। यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नागरिकों का जो विवेकपूर्ण जो सहभागिता होता है उसी पर जो लोकतंत्र का जो सक्सेसिव जो रेट होता है वही डिपेंड करता है। अगर ये सारी चीजें अगर जो है अगर ज्यादा स्तर होंगी तो जो लोकतंत्र होगा वो समन्वय जो स्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कि लोकतंत्र वहां पर ध्वस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के बीच जो लेकर के आए आप लोग देख सकते हैं कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। मतलब कि क्षेत्रवाद से जो है एक बड़ा सा जो एक आप लोग कह सकते हैं कि मिसबिहेवियर क्या निकलता है। मतलब कि क्षेत्रवाद जहां पे होगा तो उसका एक रिजल्ट क्या निकलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित। अगर क्षेत्रवाद होगा तो ये अपने क्षेत्र से लगाव ये जो है ये हो सकता है, लेकिन राष्ट्रहित ये सारा चीजें यहाँ पर ये सब जो पॉजिटिव है, लेकिन अलगाववाद जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नेगेटिव है। यानी कि अलगाववाद होता है जिसका एक कुपरिणाम है किसका? क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। ठीक है, कोयला क्या है? आप लोग देख सकते हैं कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है। तो आपको हम बता दें कि संसाधन मेनली जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक रेन्यूएबल होता है, एक नॉन रेन्यूएबल। मतलब जिसे हम लोग नवीकरणीय कहते हैं और अनवीकरणीय कहते हैं। तो नवीकरणीय वैसे संसाधन होते हैं जिसको हम लोग फिर से पुनः उसको हम प्राप्त कर सकते हैं।
पुनः उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य ऊर्जा, ठीक है, वो नवीकरणीय संसाधन है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं। लेकिन कोयला अगर मान चलिए कोयला पेट्रोलियम इत्यादि जो है अगर एक बार खत्म हो गया तो ये फिर से आपका जो है इसे हम लोग रिजेनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इसका 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दीर्घकालीन जो ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था कौन सी है, तो कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि जो दीर्घकालीन जो किसानों को जो ऋण प्रदान करती है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको जो उधार दिया जाता है, तो कृषक महाजन जो गांव में जो बैठे होते हैं वो बिल्कुल आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं और उनका जो रेट होता है वो काफी हाई होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और प्राथमिक जो कृषि साख समिति ये भी बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं, तो यहाँ पर भूमि विकास बैंक, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की एक संस्था होती है जो कि आपको बहुत ही लंबे समय तक आपको क्या देती है, तो आपको ऋण देती है, मतलब कि पैसे देती है, कर्ज देती है। अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर प्रश्न आपका है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक होता है, मतलब कि प्राइमरी इसको बोल सकते हैं, एक होता है द्वितीयक होता है, और तीसरा क्या होता है, टर्शियरी, इसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आप लोग को पता होगा कि कृषि आता है, और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है सेवा आता है, ठीक है, और सेवा में ही आपका ये शिक्षा आ जाएगा क्योंकि ये भी सर्विस सेक्टर में ही आता है। तो आपका बच क्या गया, तो आपका ये बी बच गया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्या आपका है कि कृषि आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र हो जाएगा ये विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान क्षेत्र जो है टर्शियरी एरिया में आता है, टर्शियरी क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। इस क्वेश्चन में जो काफी स्टूडेंट्स फंस जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स फंसेंगे और हमें लगता है कि 90% स्टूडेंट जो यहाँ पर गलत जवाब देंगे। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी को लगा देंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि नई आर्थिक नीति जो आई है, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी आई है, उसके तहत जो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जिसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, इसे सिर्फ ऐड किया गया है। तो ये सारा ये जो है ये नहीं होगा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही होगा, इसमें 90% स्टूडेंट गलत किए होंगे, जैसा मेरा मानना है। इसमें उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये भी कंफ्यूजन टाइप का प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए में आपको 50 दिया गया है, ऑप्शन बी में 70 दिया गया, ऑप्शन बी में 10 दिया गया। तो हर एक तरह का जो होता है, जितना आप जिस तरह का आप जो है आवेदन शुल्क लगाएंगे उस प्रकार का यहाँ पर होता है। कोई इसी प्रकार का कोई फिक्स नहीं होता कि 50 रुपया ही लगेगा, 70 रुपया ही लगेगा। जैसा आप आवेदन करेंगे उस प्रकार का यहाँ पर जो है फिक्स जो उसका जो होता है एक रेट होता है, उस प्रकार का लगता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के बीच जो है क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं कि पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण, ठीक है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन है, गहन खेती है, अति पशुचारण है, या फिर अधिक सिंचाई है। आप लोग को बता दें कि वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी एरिया में जब ज्यादा मात्रा में जो है पेड़ की कटाई की जाती है तो उसे वनोन्मूलन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में डिफोरेस्टेशन कहते हैं। और इसका विलोम हो जाता है, इसका जो अपोजिट होता है एफोरेस्टेशन होता है, मतलब कि जहां पर किसी भी एरिया में ज्यादा मात्रा में अगर पेड़ लगाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एफोरेस्टेशन कहते हैं, मतलब पेड़ लगाने की प्रक्रिया। उसे हिंदी में कुछ कहा जाता है, अभी माइंड से हम भूल रहे हैं, तो उसे एफोरेस्टेशन कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गहन खेती ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में जो है अधिक सिंचाई करने के कारण जो है वहां पर जो है ये भूमि का निम्नीकरण किया जा रहा है, ठीक है। इसका एक कह सकते हैं एक नेगेटिव थिंग है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव जो शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी में कितना % जल का मात्रा होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप लोग लगा लिए होंगे 65%, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जीवों में केवल कौन सा जो है भारत में पाया जाता है, ये भी आप लोग लगा लिए होंगे। डॉल्फिन, डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है कि जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। जी आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही डॉल्फिन पाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है, बिल्कुल आप लोग लगा लिए होंगे ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो आप लोग को पता होगा कि प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे, ठीक है, जो कि मसालों की क्या करने के लिए आए थे, तो मसाला का व्यापार करने के लिए भारत में कदम रखे थे। और इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और उसने भारत को क्या कर दिया था, तो कब्जा कर लिया था उसने। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1930 में, 1935, 1942 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न आप लोग के बीच जो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 राउरकेला, ठीक है, राउरकेला जो लौह इस्पात है, मतलब कि आयरन स्टील इंडस्ट्री है, वो कहाँ पे है। तो आप लोग को पता होगा कि ज्यादातर जो लौह इस्पात है, जितने भी आयरन जो स्टील जो इंडस्ट्री है, वो ज्यादातर कहाँ है, जिस एरिया में पाया जाएगा वहीं पर खुलेगा। तो आपको बता दें कि ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सीमांती व्यवस्था, ठीक है, सामंती व्यवस्था, ठीक है ना, से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है।
तो आपको हम बता दें कि किस प्रकार की मतलब कि तो ये सीधा हो जाएगा, रूढ़िवादी प्रवृत्ति जो है बढ़ी है, प्रगतिशील नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग सीधा याद कर लेना है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो रूढ़िवादी प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि भूस्खलन, ठीक है, लैंडस्लाइड, जो कि आपको देखने को मिलता है पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है कि जो है जमीन जो है वो घसक जाते हैं, खिसक जाते हैं, मतलब कटाव ज्यादा होता है वहां पे। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको बता दें जहां पर भी देखने को मिलता होगा, हैदराबाद में ज्यादा देखने को मिलता है उस प्रकार के एरिया में जहां पर जो है कटाव ज्यादा होता है। तो क्या ये खुद से क्या आता है, क्या ये मानव जनित आपदा तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक है, ये ईश्वर का दिया हुआ आपदा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक कहेंगे, नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, ये एक नेचुरल डिजास्टर है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग देख सकते हैं कि महासागर तल के कंपन का क्या परिणाम है। तो महासागर में आप लोग को पता होगा कि सुनामी आती है, तो महासागर में जब सुनामी आएगी तो उसके तल में जो कंपन होगा उससे क्या जनरेट होगा, सुनामी होगा। इसका स्पेलिंग होता है TSUNAMI, ठीक है, यहाँ पर टी जो है साइलेंट होता है, आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली भूकंप तरंग कौन सी थी, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में होंगे, तो आपको बता दें कि पी तरंग जो था, पी तरंग, पी वेव जो था वो सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचा था, भूकंप वाला जो तरंग है अर्थक्वेक का, ठीक है। तो पी वेव इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनामी का संबंध किससे होता है, आपको अभी हम बताए हैं कि सुनामी का स्थल से संबंध होता है, बिल्कुल नहीं। समुद्र से होता है, बिल्कुल सही है। आसमान से होता है, नहीं होता, तो डी भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आपके लिए जो है देख सकते हैं यहाँ पे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स जो डे होता है वो कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को आप लोग के लिए जो सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कि जो हम लोग खरीदते हैं, हम लोग का एक अलग जो है अधिकार है जो कि संविधान में लिखा गया, उसमें एक डे मनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस। हमारी जो मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन न किया जाए, उसका गलत उपयोग न किया जाए, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को मनाते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, ठीक है, वैश्वीकरण के कुल कितने अंग है, तो आपको बता दें कि वैश्वीकरण के कहीं पर आपको 2 दिया जाता है, कहीं पे 5 दिया जाता है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर जो होगा न्यू एडिशन में, अगर न्यू एडिशन की अगर आप जो है तहत चलेंगे तो ये 2 ही सही होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 जो है बिल्कुल सही होगा। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होंगे, तो 2 सही अंग है, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है, तो आप लोग देख सकते हैं कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है, मतलब कि जो है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से जो है ये बिलोंग करता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सैन्य सेवा, ये तो गवर्नमेंट सेवा है, ठीक है। वित्त सेवा, ये भी गवर्नमेंट सेवा है। रेल सेवा, ये भी गवर्नमेंट सेवा है। लेकिन मॉल सेवा, ये तो प्राइवेट सेक्टर में आता है, तो ये गवर्नमेंट गैर सरकारी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं जो कि 28 नंबर प्रश्न है आपके लिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मतलब कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो आपको बता दें कि दिल्ली नहीं है, बेंगलुरु नहीं है, पटना नहीं है, मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी कहा जाता है, मतलब कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जो वैसे कैपिटल जो हमारी राजधानी जो है वो तो हमारी दिल्ली है, लेकिन ये राजधानी ना पूछ करके हमसे क्या पूछाता है, वित्तीय राजधानी पूछाता है। और ये बार बार ये प्रश्न जो है VBA प्रश्न बनता है, ये प्रश्न काफी बार रिपीट किया गया। संघ राज की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, संघ राज की व्यवस्था इसमें से क्या नहीं है, तो लिखित संविधान जो है बिल्कुल होता ही है। संघ राज में शक्तियों का विभाजन भी होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी होता है, लेकिन क्या इकहरी शासन व्यवस्था होता है, क्या बिल्कुल नहीं होता है। इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है, वहां पर कोई एक पार्टी जो है रूल नहीं कर सकती है, जो जिसका जो मत ज्यादा होगा वही पार्टी, वहां पर अनेकों पार्टी होती है, चुनाव होता है, निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है, और जो पार्टी को ज्यादा मत मिलता है वो वहां पर शासन करती है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, संघ शासन का उदाहरण कौन है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि अमेरिका में जो है संघ है, ठीक है, अमेरिका में क्या है, तो संघ शासन है। तो आज का ये टॉप 30 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल लगाया होगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी समय जबरदस्त तरीके से जो चल रही होगी। आपने कितना स्कोर किया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप इस प्रकार का जो सेट जो है कंटिन्यू चाहते हैं, तो भी कमेंट कीजिएगा। एक प्यारा सा जो है आप लवली कमेंट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स उसमें जरूर छोड़िएगा, ताकि आपको हम न्यू पार्ट भी लेकर के आ सके। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।